लास्ट वाला जो लेक्चर रहा या फर्स्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने इकोनॉमी अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन देखा, जिससे क्वेश्चन बन सकता है कि यार फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, या फिर अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की, ये सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर से सॉल्व होते हैं। सेकेंड पार्ट जो आपके एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से वो है बैंकिंग का, ठीक है। तो भारत में बैंकिंग आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसी टॉपिक के आधार पर बात करेंगे कि भारत में बैंकिंग जो है वो क्या है, या उसका जो इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ। सो इंडिया में अभी जो बैंकिंग स्ट्रक्चर चलता है, अगर उसको एज होल कंप्लीटली हम समझने की कोशिश करें तो उसका एक दायरा है, ठीक है। उसमें आरबीआई जो है वो माई बाप बन के बैठा हुआ है। तो भारत में बैंक से लेकर जो भी कुछ हो रहा है उसका अगर माई बाप है तो वो कौन है, वो आरबीआई, जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन जो पूरा स्ट्रक्चर चलता है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन जितना भी बैंकिंग आता है उसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है शेड्यूल बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। एक होता है आपका शेड्यूल बैंक जिसको हिंदी में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, अनुसूचित बैंक, और गैर अनुसूचित बैंक। अब ये शेड्यूल बैंक का मतलब क्या होता है, तो एक एक्ट आया था जिसे कहा जाता है आरबीआई एक्ट 1934। ये आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसका जो सेकेंड शेड्यूल है, जो भी बैंक के आरबीआई अधिनियम 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड है, उन सारे बैंकों को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बैंक कहते हैं। जो बैंक के आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं है उन सभी बैंकों को हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। शुरुआत में जब भी कोई भी बैंक रजिस्टर्ड होता है तो वो एज ए नॉन शेड्यूल बैंक रजिस्टर्ड होता है, फिर उसको कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी होती है, 5 साल का रनिंग टाइम, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉर्पस, वो सब अगर पूरा हो जाता है तो वो बैंक नॉन शेड्यूल बैंक क्या बन जाती है, शेड्यूल बैंक बन जाती है, ठीक। अब जो शेड्यूल बैंक जितनी भी भारत में चलती है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है कमर्शियल बैंक, एक है कोऑपरेटिव बैंक। एक है आपका व्यावसायिक बैंक, दूसरी है सहकारी बैंक। व्यावसायिक बैंक की परिभाषा, तो वह बैंक के जो कंपनीज एक्ट 1960 के तहत रजिस्टर्ड है, जो क्या है कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, उन सबको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। या फिर वो सभी बैंक के जो वाणिज्यिक गतिविधियों में लिप्त है, वाणिज्यिक व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त है, वो सब क्या कहलाती है, कमर्शियल बैंक कहलाती है। दूसरी वो सब बैंक जो सहकारिता अधिनियम के तहत कार्य करती है, जहां प्रॉफिट नहीं मैटर नहीं करता, जहां पर क्या है, जहां पर सर्विसेज को प्राथमिकता दी गई है, वो सब आपकी क्या कहलाएगी, कोऑपरेटिव बैंक्स कहलाएगी। कहानी क्लियर? जब हम कोऑपरेटिव बैंक के बारे में चर्चा करते हैं तो भारत में अभी जो कोऑपरेटिव बैंक्स चल रही हैं वो 3 प्रकार की। पहली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो राज्य सहकारिता बैंक होती है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स जिसे हम जिला सहकारी बैंक कहते हैं, और तीसरा अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। अदर कोऑपरेटिव बैंक्स में जो सहकारिता समिति जो गांव वगैरह में कार्य करती है वो सहकारिता समिति सारी इन कोऑपरेटिव के अधीन आती है। क्योंकि ये सब के सब बैंकिंग एक्टिविटी में लिप्त हैं, इसलिए इनका रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, किसके साथ में, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में, ठीक। अब जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उस कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के 4 हिस्से। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, जिन्हें हम सार्वजनिक बैंक कहते हैं। दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिन्हें हम निजी बैंक कहते हैं। फॉरेन बैंक्स जो विदेशी बैंक के भारत में है, और आपकी रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें स्वामित्व जो है, अधिकार जो है, या फिर जिसका मालिकाना हक जो है वो सरकार के पास में है, गवर्नमेंट के पास में है, वो सारी बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक। जिसमें आपका एसबीआई से लेके आपका जो भी एसोसिएट बैंक, वो जिन बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण कर रखा है वो सारी बैंक है जिनका एस्टेब्लिशमेंट भारत सरकार ने अधिनियम के तहत किया है। जैसे सिडबी, ठीक है, आईडीबीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल या एग्जिम बैंक, ये सब के सब क्या है, सरकारी बैंकों में आती है, क्योंकि इनका अधिनियम सरकार ने किया है। बाकी तो जिनका उन 20 बैंकों का हमने कुल राष्ट्रीयकरण किया था, 14 का एक बार, 6 का बार में, तो उनमें से 19 बाकी थे, ठीक है। तो वो सारे के सारे राष्ट्रीय और एसबीआई और एसोसिएट जिनका एस्टेब्लिशमेंट हमने किया। प्राइवेट बैंक जिनका स्वामित्व किसके पास में, निजी कंपनी, निजी ऑर्गेनाइजेशन, निजी व्यक्तित्व के हाथ में है, उनको क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। जिसमें आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, एचडीएफसी वगैरह जमा। फॉरेन बैंक जिनका
मुख्यालय जो है वो विदेश में है, जिनका मालिक जो है वो विदेशी है, जो भारत में एफडीआई के थ्रू क्या है आया हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया हुआ है, वो विदेशी बैंक, जैसे ये आपका एचएसबीसी है ना, शंघाई हांगकांग शंघाई कॉरपोरेशन बैंक हो गया। तो ये सारी बैंक क्या हो गई, आपका फॉरेन बैंक में आ जाएगा। आरआरबी 1975 के बाद में जो क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम, जो आरआरबी एक्ट है, उसके तहत बनी जितनी बैंकें हैं वो सब क्या कहलाती है, आपकी आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाती है। ठीक, यहां से सवाल, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि भारत का बैंकिंग स्ट्रक्चर तो इस तरह से क्या करता है, काम करता है। अब इसमें कुछ और एड ऑन्स हुए हैं, जैसे जैसे समय के साथ में एनबीएफसी का दायरा बढ़ा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, ठीक है, गैर बैंक के वित्तीय संस्थान, उनका दायरा जो है बड़ा है, काफी बड़ा है। अब ये भी आरबीआई के अधीन क्या है, रजिस्टर्ड है, पर उनको बैंकिंग स्ट्रक्चर ये नॉन बैंकिंग है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है। सेकेंड, एक और चीज का दायरा वर्तमान में बहुत बड़ा है, जिन्हें हम कहते हैं पेमेंट बैंक। क्या कहते हैं, पेमेंट। नचिकेत मोर कमेटी या नचिकेत मोर समिति की अनुशंसा पर 2014 के बाद जो बैंकिंग सिस्टम चला है ना हमारे यहाँ, पेमेंट बैंक, ये भी आधे अधूरे बैंक है। ठीक है, आधा ये बैंक। जब कहते हैं ना बैंक की परिभाषा क्या होगी, तो बैंक की परिभाषा होती है जो आपसे जमा ले और आपको ऋण दे। जो पैसा लेता है और पैसा देता है वो क्या है, आपका बैंक है, डेबिट और क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है। अब ये एनबीएफसी और पेमेंट बैंक में आधा आधा कर दिया, एक लेता है एक देता है। ठीक है, तो उस तरह से ये भी स्ट्रक्चर किसके अधीन आता है, ये भी स्ट्रक्चर आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके अधीन आता है। इनका भी रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन हुआ है, परंतु ये एक अलग स्ट्रक्चर में आता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है भारत का बैंकिंग सिस्टम का, शायद यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि यार बैंकिंग हिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई। अगर भारत में बैंकिंग के इतिहास को हम समझना चाहें तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि भारत में एक तो हम लोग क्या है, अंग्रेजों के लंबे समय अंग्रेजों के गुलाम रहे। उसके बाद हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन वाला जो फेज है वो अंग्रेजों के समय से स्टार्ट हुआ। हम रॉन्गली उसको इंटरप्रेट करते हैं अंग्रेजों की देन है, नहीं, अंग्रेजों की देन नहीं है, वो दौर उस समय था, उस समय अंग्रेज थे। तो हमारा मॉडर्नाइजेशन किसके समय हुआ, अंग्रेजों के समय। बैंकिंग तो भारत में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र जो है वहां से उसके बारे में मेंशन दिए हैं, और भी कई जगहों पे बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात भारत में पुराने लिटरेचर में कही गई। बट अभी अगर के आधार पे देखा जाए मॉडर्न बैंकिंग स्ट्रक्चर, तो उसको हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हैं। किस तरह से, तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जो 1986 से 1947 तक का जो दौर, 1786 सॉरी नॉट 1986, 1786 से 1947 का जो हम प्री इंडिपेंडेंस गुलामी का जो हमारा दौर है, एक तो हिस्ट्री हम उसको उस आधार पे पढ़ सकते हैं। दूसरा जो भारत का इतिहास है बैंकिंग का, उसको हम पढ़ सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में, मींस 1947 के बाद। तो दो हिस्सा हो गया, एक तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, आजादी के पहले वाला, दूसरा क्या हो गया, आजादी के बाद वाला। अभी जो आजादी के पहले वाला, उसमें तो हमारा सीधा हो गया कि 1947 से पहले जो जो हुआ उसको देख लेंगे। आजादी के बाद वाला जो हिस्सा है उसमें अपन बात करें तो उसमें दो तीन चीजें हो जाएगी। पहला प्री नेशनलाइजेशन 1969 से पहले वाला, ठीक है। दूसरा पोस्ट नेशनलाइजेशन कि भैया नेशनलाइजेशन होने के बाद बैंकिंग में क्या हुआ, और आखिरी 1991 के बाद क्या हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991। ठीक है, मेरा जन्म वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो है ना कि मैं आया उसके बाद काफी कुछ सुधार हुआ है। बात जब तक मैं नहीं था बैंकिंग स्ट्रक्चर बड़ी दिक्कत दुखदायी स्थिति में था। सो 1991 मार्क अ वेरी बिग थिंग, क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेरे साथ आई, हम उसको कह सकता हूं ना। तो 1991 में नई आर्थिक नीति आई। नई आर्थिक नीति ने इस भारत की रूपरेखा पूर्ण रूप से बदल दिया। आज हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का जो हम सपना देखते हैं, या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो में, ये सब पॉसिबल हो पाया किस कारण से, नई आर्थिक नीति के कारण। सो नई आर्थिक नीति कौन से ईयर में आई, 1991 में। सो 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का दौर चला, उसको हम अभी एक अलग हिस्से में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारे दायरे हैं जिस आधार पर हम क्या करने वाले हैं, आगे जो लेक्चर से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक भी शायद कोई समस्या नहीं है, आगे चले, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो हिस्ट्री के आधार पे कि बैंकिंग जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, उसकी जो शुरुआत है वो ईयर्स जो है वो क्या है। भारत में पहला बैंक, सो भारत में पहले बैंक का एस्टेब्लिशमेंट का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में समझा जाए तो आप सब लोगों को पता होगा 1767 के बाद में क्या हुआ, 1765 आपका बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। क्या लड़ा गया 1765 में? 1765 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 64 में लड़ा गया बेसिकली युद्ध, तो युद्ध 64 में लड़ा गया। 65 में ट्रीटी हुई जिसे कहा जाता है संधि को इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल जो प्रोविंस था उसके जो अधिकार थे वो दो हिस्सों में बढ़ गए, दीवानी और निजामत। निजामत जो था वो निजाम के हाथ में रहा, दीवानी फाइनेंशियल जो अधिकार थे वो अधिकार किसके हाथ में रहे, वो अंग्रेजों के हाथ में चले गए। तो 65 से उन्होंने अंग्रेजों ने पैसा मैनेज करना शुरू कर दिया। 70 तक आते आते उन्हें आवश्यकता लगी एक रेगुलेटरी बॉडी की जो क्या कर सके, पैसे का मैनेजमेंट कर सके। और यही वो दौर था जब भारत में पहला जो बैंक है वो निकल कर आया, जिसका नाम रखा गया 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना? 1770 में। इसको बैक करने के लिए, इसको याद अच्छे से रखने के लिए आप क्या कह सकते हो कि भैया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या हुआ, पैसा मैनेज करना था तो 1770 में क्या ले आए, बैंक ले आए। ये अंग्रेजों द्वारा स्टैब्लिश किया गया बैंक था और भारत का पहला बैंक था। क्वेश्चन थोड़े से डाइवर्स तरीके से आते, क्वेश्चन पूछे जाते भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा है? क्या पूछा जाता है? भारतीयों द्वारा स्थापित, वो अलग है, पर अंग्रेजों, भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्टैब्लिश हुआ? 1770। अब ये इसकी जो हेडक्वार्टर था वो भारत के उस समय की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली कब आए? कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कब आई? दिल्ली दरबार हुआ था उस समय, जब सेकेंड दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन हुआ। ठीक है, तो 11 के बाद 12 में क्या हुआ, कैपिटल ट्रांसफर हुआ। कैपिटल 12 में कहां से? कलकत्ता से दिल्ली आई। कहानी के लिए रे, आजादी के बाद नहीं आई बेटा। सो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो आया। अब ये बैंक लंबे समय तक नहीं चल पाया और ये कब ऑपरेशन से बाहर हो गया? 1832 में ऑपरेशन से बाहर हो गया। मींस 1832 में इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद कई सारे बैंक बने। ठीक है, कई सारे बैंक क्या है? बैक टू बैक बने, जो महत्वपूर्ण है। पहला, तो इसके बाद जो पहला बैंक बना उसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 में क्या आया? आपका आया। पर 1791 में ये भी क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक, इसके बाद अगला जो बैंक आया अवध कमर्शियल बैंक था। कौन सा बैंक था? अवध कमर्शियल बैंक, जो 1881 में आया और 1958 तक क्या किया? फंक्शन में रहा। अवध कमर्शियल बैंक के बारे में है, ये भारतीयों द्वारा स्थापित फर्स्ट बैंक था। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? इसका एस्टेब्लिशमेंट भारतीयों द्वारा किया गया था। ठीक है, इंडियन पीपल। इसके बाद एक और बैंक आया, ठीक है, जिसे ओल्डेस्ट रनिंग बैंक कहते हैं, जो स्लाइड में मेंशन नहीं है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1894 में, जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी बैंक बनी? पंजाब नेशनल बैंक। और ये भारत का सबसे पुराना अभी तक काम करने वाला बैंक के रूप में क्या है? जाना जाता है। ठीक है, अब ये तो चलो बात का पार्ट है। फिर 1809 में एक आपका बैंक बना, कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, जिसे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1940 में बैंक बना बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं। और 1843 में बैंक बना बैंक ऑफ मद्रास, 1843-44 ईयर के हिसाब से देखते हैं, और इसे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास भी कहते हैं, क्योंकि वो दौर था जिस समय अंग्रेज जो है भारत में 3 प्रेसिडेंसी में रूल करते थे। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र, बॉम्बे, जिसे हम बॉम्बे कहते हैं। अब ये 3 जगहों पे थे, तो तीनों जगह उन्होंने एक एक प्रेसिडेंसी, सरकारी बैंक की क्या की? स्थापना की। और ये 3 बैंक क्या बने? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जाने का। ये भारत में बैंकिंग की शुरुआत है। ठीक है, ये भारत में बैंकिंग का क्या है? अर्ली स्टार्ट जिसे हम कहते हैं। शायद यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ये बैंक बनने के बाद में अब नए कुछ कंसर्न्स जो है वो कंसर्न्स आने लगे, क्योंकि ये तो 1840 की बात थी, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। बट व्हेन वी कम इनटू 20th सेंचुरी, जब 20वीं सदी में हम लोग एंटर हुए, तब तक अंग्रेजों ने बड़े हिस्से पर भारत पर कंट्रोल कर लिया था, और अब 3 अलग अलग बैंकों के साथ रूल करना संभव नहीं था।
ठीक है, कि हर बैंक का फंक्शनिंग जो वो अलग था। तो उस समय ये रिकमेंडेशन या डिमांड उठी कि भैया भारत में किसकी आवश्यकता है, एक सेंट्रल बैंक की आवश्यकता है। ये वो दौर था जब क्या हुआ, एक भारत में केंद्रीय बैंक की मांग उठी। जब ये मांग उठी तो 1921 में इन तीनों बैंकों को, कौन कौन सी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे या फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मिला के क्या कर दिया गया, एक बैंक में कन्वर्ट किया गया और उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ईयर अगर आप देखोगे तो वो कौन सा है, 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आजादी के बाद भी जारी रहा। आजादी क्योंकि अंग्रेजों के डोमिनेंस में था, आजादी के बाद इसकी ऑनरशिप जो है वो आरबीआई के पास ट्रांसफर हो गई। ठीक है, भारत ने इसे नेशनलाइज कर दिया और 1955 में 1955 में एक कानून के तहत एसबीआई एक्ट, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, उस भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के तहत ये जो बैंक था इसको क्या कर लिया, राष्ट्रीयकृत किया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1955 में। ठीक है, एसबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1955 में। ठीक, क्योंकि तभी हम अधिनियम लाए। अब इसके पुराने ट्रेसेस कब से हैं, 1921 से, जब इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का ओल्डेस्ट ऑर्गन क्या है, तो 1809 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल में दो बैंक और मिलाई और इंपीरियल बनाया, और इंपीरियल को बना के क्या बनाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कन्वर्ट किया। तो ये शुरुआती जो पार्ट है ये बैंकिंग के बारे में। तो भारत में क्या बन गया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। अब इंपीरियल बैंक बनने के बाद में एक थ्रस्ट जो थी, जो भूख प्यास जो थी वो बुझी नहीं। प्यास किस बात की थी, तो वो थी एक सेंट्रल बैंक की जो बैंकिंग ऑपरेशंस को मैनेज कर पाए। इंपीरियल बैंक तो क्या रह गया, इंपीरियल बैंक तो बैंक बन के रह गया। इसलिए उसी दौरान वापस से एक हंटर कमीशन जो है वो कमीशन बना और उस कमीशन की रिकमेंडेशन पे भारत में एक नया बैंक बनाया गया 1934 में, जो कानून के एक अधिनियम आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह हम क्या लेके आए थे, इंपीरियल बैंक, बट उससे काम बना नहीं, इसलिए हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बना दिया, अलग से बना दिया, और इंपीरियल बैंक अलग से क्या करने लगा, फंक्शन करने लगा। ये दौरान भी कई सारे बैंक जो हैं भारत में बैक टू बैक बने। कई सारे बैंक कौन कौन से बने, तो इलाहाबाद बैंक आया आपका कौन से ईयर में, 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया 1894 में। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। कैनरा बैंक 1906 में। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। सो बैक टू बैक इस तरह की और भी बैंक है जो भारत में काफी बड़ा नाम आजकल रखते हैं, उनका स्टैब्लिशमेंट अलग अलग समय के दौरान हुआ। अब इन सभी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक वाज द बैंक जिसका स्टैब्लिशमेंट भारतीयों द्वारा किया गया था, और अभी तक क्या है, ओल्डेस्ट रनिंग बैंक के रूप में भी ये क्या है, जाना जाता है। कहानी के ले रहे हैं यहां तक, तो ये बैंकिंग स्ट्रक्चर का जो पहला फेज था वो फेज था, ठीक, जिस फेज में हमने क्या किया, बैंकिंग का इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन देखा। इवोल्यूशन किस आधार पे, कि सबसे पहला बैंक बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, जो बाद में बंद हो गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया, फिर उसके बाद आपने प्रेसिडेंसी बैंक्स वगैरह का क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है, वो सब एक तरफ चला, और आपने अवध कमर्शियल बैंक भी बीच में बनाया, और फिर आपने एक बैंक बनाया पंजाब नेशनल बैंक। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं जी? नहीं, बढ़े आगे चलिए। सो आगे जो आया 1947 के बाद, आजादी के बाद, तो आजादी के बाद आपने कई सारे काम जो है वो किए। बैंक जो था वो असेंशियल था। बैंक क्यों असेंशियल था? क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है, वो है पैसा। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। पैसा कहां से आएगा? तो एक व्यक्ति के पास है नहीं, पैसा को उगाया जाता है, लोगों से इकट्ठा किया जाता है, और वो इकट्ठा करने का काम बैंक कर रहा था। क्योंकि आप लोगों ने अपना पैसा बैंक के पास दिया, बैंक ने वो वाला पैसा किसी और को जो नीडी था उसको लोन में दे दिया, उससे कमा के आपको दे दिया। बस उस तरह से बैंक क्या कर रहा है, इसकी टोपी उसकी टोपी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करके काम किए जो है वो कमाया जा रहा है। खुद का सर, खुद के बाल बीच बीच में बड़े कर रहा है ना, ऐसे ही चल रहा है बैंकिंग सिस्टम। तो ये डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है। किसके लिए बड़ा जरूरी होता है? विकास के लिए जरूरी होता है। तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या थी फाइनेंस की, पैसे की। पैसा कहां से आएगा? तो पैसा यहीं से तो आएगा।
पैसा कहां से आएगा? पैसा इसी एरिया से आएगा कि हम लोगों से उगाए। तो इसलिए बैंकिंग का विस्तार करना भारत की पहली प्राथमिकता थी। सो जो इंपीरियल बैंक था, उस इंपीरियल बैंक को, अच्छा इंपीरियल बैंक से पहले हमारे यहाँ आरबीआई आ चुका था, ठीक है। मैं आरबीआई को अलग दायरे में पढ़ेंगे हम, इन एक एक चीज, क्योंकि सबको एक साथ पढ़ना क्या नहीं संभव नहीं है, डायमेंशंस फूटती हैं, तो हम आरबीआई को अलग देख लेंगे, ये कमर्शियल बैंक को एक तरफ देख लेते हैं, और बाकी चीजों को क्या करेंगे, जो सिडबी और बाद में अलग अलग हम रेगुलेशंस के तहत कानून लेकर आए और बैंकें बनाए, उन बैंकों को हम अलग दूसरे दायरे में देखेंगे। तो क्या हुआ, हमने बैंकों को समझना शुरू किया। तो सबसे पहले आजाद होने के बाद हमने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, आरबीआई जो बन चुका था, क्या बन चुका था भारत में, आरबीआई 1934 में आ चुका था, उसको 49 में हमने क्या कर लिया, नेशनलाइज कर लिया। उसे क्या कर लिया 49 में, राष्ट्रीयकृत करके उसको भारत सरकार के अधीन जो है वो ले लिया, ठीक, पहला। दूसरा, इंपीरियल बैंक जो आरबीआई के अधीन काम कर रहा था, ठीक है, बट दिक्कत ये थी इंपीरियल बैंक के साथ में कि इंपीरियल बैंक का नाम जो था वो इंपीरियल था, जिसे हमारे यहां अभी भी लोग क्या है, पीटर इंग्लैंड खरीदता है इस नाम से कि वो क्या है, इंपोर्टेड ब्रांड है। हाँ, उस भले वो किसका काम नाम है, वो आदित्य बिरला ग्रुप का ही एक ब्रांड है, बट नहीं, हमें पीटर फॉरेन होना चाहिए ना, मतलब नाम बड़ा होना चाहिए, तो नाम इंपीरियल था। आजकल जैसा विदेशी चीजों से प्यार है ना, 47 वाला जो दौर था आजादी का, उस समय उससे दुश्मनी थी, है ना, बहिष्कार था कि नहीं भैया कुछ भी हो जाए विदेशियों पे भरोसा तो नहीं करेंगे। आजकल तो क्या है कि स्थिति अलग चल रही है, आजकल देशी पे भरोसा कम, विदेशी पे ज्यादा है शायद। तो उस समय क्या था, तो ये इंपीरियल बैंक का नाम बदलना पड़ा इस आधार पे कि लोगों में ये भरोसा जाग पाए कि ये जो बैंक है, ये बैंक अब अंग्रेजों का नहीं है, अब ये बैंक किसका है, अब ये बैंक सरकार का है। तो इस तरह से 47 के बाद का जो भारत का बैंकिंग है, वो बैंकिंग की शुरुआत है। किस तरह से शुरुआत हुई कि हमने बैंक का नाम बदला। नाम बदलने के पीछे लॉजिक बड़ा साफ था। क्या साफ था कि वो इंपीरियल जो आइडेंटिटी है ना, वो खत्म हो जाए। जैसे अभी मोदी जी ने किया, मोदी जी ने आपका जो आपका राजपथ जो था उसका नाम क्या कर दिया, कर्तव्य पथ कर दिया। कई बार ऐसा लगता है कि यार इससे क्या फर्क होगा, पर पड़ता है, इससे क्या है फर्क पड़ता है, क्योंकि एक जो है ना, एक लेगेसी वो लेगेसी खत्म होती है उस चीज की कि यार नहीं, ये अब हमारे लिए है, ये हमारा अपना, ये अंग्रेजों का दिया हमारे ऊपर नहीं है। नेवी का जो फ्लैग था, उस फ्लैग से क्या हटाया, जो ब्रिटिश क्रॉस था उसको हटाया गया। क्यों हटाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका डोमिनेंस दिखाता था। हमने वो डोमिनेंस हमारे यहां से क्या किया, खत्म किया, तो जरूरी होता था। हमने इंपीरियल बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया, स्टेट बैंक कर दिया। यहां से इससे पहले हमने रिजर्व बैंक को क्या कर लिया, भारतीय रिजर्व बैंक को नेशनलाइज कर लिया। वो दौर हमने देखा। उसके बाद हमारे नेशनलाइजेशन का जो दौर है वो शुरू हुआ, पर उससे पहले भी एक कहानी हुई। भारत में एक सरकारी बैंक काम करती थी, जिस सरकारी बैंक का नाम क्या था, जिस सरकारी बैंक का नाम था एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। अब ये जो भारतीय स्टेट बैंक जो इंपीरियल बैंक था ना पहले, अब ये 55 में इसको स्टैब्लिश कर ही दिया था हमने, मतलब नाम बदल ही दिया था। अब 55 में हमारी डिमांड थी पूरे भारत में फैल जाए, पर अकेला आदमी कितना फैलेगा, है ना, वो संभव तो था नहीं। तो इसलिए क्या किया गया, एक कानून लाया गया, भारतीय स्टेट बैंक एंड इट्स सब्सिडरी एक्ट 1959। कौन सा कानून लाया गया, भारतीय स्टेट बैंक एंड इट्स सब्सिडरीज, ठीक है, कानून था 1959 में। अब इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ, जो भारतीय स्टेट बैंक है, इस भारतीय स्टेट बैंक की 7 जो है सब्सिडरी खोली गई अलग अलग एरिया के हिसाब से। जैसे समझिएगा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला आपका किधर के लिए, पंजाब वाले एरिया के लिए। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद आपका ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला हिस्से के लिए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ये खोला गया किसके लिए, आपका राजस्थान के लिए। फिर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर केरल वाले पार्ट के लिए, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र गुजरात वाले के लिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर किसके लिए, इंदौर वाले या सेंट्रल इंडिया जो था वो सेंट्रल इंडिया के लिए। इस तरह से इसकी क्या की गई, 7 एट्रीब्यूट्स जो है इसके वो क्या किए गए, वो बनाए गए, ठीक। अब ये जो 7 बैंक थी, इनका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव साफ था कि भारत में बैंकिंग काम क्या कर रहे, हम विस्तार अच्छे से कर पाए, संभव भी हो पाया, ठीक है। अलग अलग बैंक, अलग अलग हेड के सब थे तो एसबीआई के ऑर्गन, पर काम कैसे करने लगे, अलग अलग एरिया में अपने अपने तरीके से काम करने लगे। भारत में बैंकिंग का विकास भी हुआ, पर बाद में लिबरलाइजेशन का जो दौर आया 1991 के बाद में, वो हमने इन बैंकों को वापस किसमें मिला दिया, एसबीआई के अधीन मिला दिया। मैक्सिमम बैंक जो उनको तो 2017 में खाली 2 को छोड़ के, किसको, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को,
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 2010 में किसमें मिला दिया गया था? एसबीआई में। और बाकी को कब मिलाया गया? 2017 जो है वो 17 में एसबीआई के अधीन मिलाया गया। तो हमने भारत का विकास, जो बैंकिंग का विकास है, वो सबसे पहले कब चालू कर दिया? 1959 में, जब हमने क्या लाए? एसबीआई एंड सब्सिडरी एक्ट जो है, अधिनियम जो है, उसको पारित किया। और उसके पारित करके हमने क्या किया? बैंकों में काम, मींस बैंकों का एक्सप्लॉइट किया। कौन कौन सी थी? 7 थी। कौन कौन सा? पहला समझना, पटियाला, हैदराबाद, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, त्रावणकोर, सौराष्ट्र एंड इंदौर। इस तरह से बैंकिंग का क्या चला? स्ट्रक्चर चला। अब हमको लगा था 59 में कि इससे क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा, पर उससे काम नहीं बना। 1969 का दौर आया। इंदिरा गांधी क्या बनी? भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। एंड इंदिरा गांधी डिड अ लॉट ऑफ थिंग फॉर इंडिया, मींस जो बड़े एक इनिशिएटिव्स जो होते हैं, रिफॉर्म्स में जाना के। तो उन्होंने क्या किया? 1969 में भारत में बैंकिंग को बड़ा करने के लिए, क्या करने के लिए? भारत में बैंकिंग को बड़ा करने के लिए, लोगों को तक पहुंचाने के लिए, उस समय स्थित जो प्राइवेट निजी बैंकें थी, ठीक है, जिनका टोटल वैल्यू, जिनका कॉर्पस जो है 50 करोड़ रुपए से ज्यादा था, जिनका जो टोटल है ना कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा था, उनको राष्ट्रीयकृत कर लिया गया। उनका जो ऑनरशिप वो किसके अधीन कर लिया गया? सरकार के अधीन। ऐसी 14 बैंकें थी। कितनी बैंकें थी? 14। तो 14 बैंकों को क्या किया गया? राष्ट्रीयकृत किया गया। कौन कौन सी थी? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक एंड यूको बैंक। ये सारे बैंकों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ये सारी प्राइवेट थे। इन प्राइवेट बैंकों को क्या कर लिया गया? इन प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज करके किसके अधीन कर लिया गया? भारत सरकार। इन सब की वैल्यू किससे ज्यादा थी? 50 करोड़ से ज्यादा थी। ठीक, ये बैंक सरकारी बैंकों के रूप में काम करने लगे। तो अब भारत में बैंकिंग 1969 के आधार पर अगर बात की जाए, कौन से ईयर के आधार पर बात की जाए? 1969 के आधार पर बात की जाए तो भारत में बैंकिंग का क्या सिस्टम था? तो भारत में एक तो एसबीआई थी, प्लस एसबीआई की 7 सब्सिडरीज थी, और प्लस हमने और कितनी सरकारी बैंक बना दी? 14, जिनको हमने क्या कर लिया? नेशनलाइज कर लिया। उम्मीद थी कि भारत का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो एकदम से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब समझा नहीं बेटा, तेरा सवाल नहीं समझा मैं। कब स्टैब्लिश हुआ? कैसे स्टैब्लिश हुआ? नहीं, ये अलग अलग नहीं, तो भारत में कहीं काम करते थे। ठीक है, ऐसा मतलब ये जो बैंक बनी ना, जैसे कि यूको बैंक काम करती थी, ये उस समय स्ट्रक्चर में प्राइवेट एक बैंक के रूप में क्या कर रही थी? थ्रू आउट द इंडिया अलग अलग एरिया में काम कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या बना। और इतना इस चीज के लिए जरूरी भी नहीं होता वो कौन से एरिया में क्या काम कर रही थी। ठीक है, जैसे यूको बैंक है, यूको का बेसिकली कहां से शुरू हुआ? कोलकाता वाला एरिया जो उससे शुरू हुआ, तो कुछ का है महत्व, बाकी का नहीं। देन तो ये एक क्या हुआ? बैंकिंग का तो कितनी 14 बैंकें जो उनको क्या कर लिया हमने? नेशनलाइज कर लिया। अब समय और आगे बढ़ा, 1980 का दौर आया। कब का दौर आया? 1980 का। 1980 में हमने 6 और बैंकें, ठीक है, 6 और बैंक, जिनकी ये उस समय भी किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। जनता पार्टी वापस जा चुकी थी। 1980 में फिर से कौन आ चुकी थी? इंदिरा गांधी आ चुकी थी। तो उस समय ऐसी कितनी बैंकें? 6, जिनकी टोटल कॉर्पस 200 करोड़ से ज्यादा थे। पहले 50 का रखा था ना, अब की बार 200 करोड़ का टारगेट रखा, और उनको भी किसमें मिला लिया गया? आपके बैंकिंग स्ट्रक्चर या नेशनलाइज करके। तो कौन कौन सा था? आंध्रा कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक और विजया बैंक। इन सबको क्या कर लिया? इन सबको मिक्स करके अब टोटल नेशनलाइज बैंक कितनी हो गई? 20। ठीक है, पहले 14 पहले और 6 बाद। ठीक, तो इस तरह से भारत में राष्ट्रीयकरण जो है वो बैंकों का हुआ। कहानी क्लियर है? अब ये जो सेकेंड नेशनलाइजेशन के बाद 20 हो गई बैंक। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इन दोनों को क्या कर लिया गया? मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इनके मर्जर के बाद में 19 बैंकें जो है वो 19 बैंक भारत में क्या हुई? क्या भारत में जारी रह गई। तो इस तरह से भारत में क्या हुआ? बैंकिंग का विकास हुआ। फिर हमने क्या बनाया? ये एक मैं आपको बता ही चुका हूं कि भारत में बैंकिंग का इस तरह से क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। तो ये भारत का शुरुआती पार्ट था। 1991 के बाद हमने लिबरलाइजेशन के फेज में हम आए। लिबरलाइजेशन के फेज में हमने देखा कि कई सारी बैंक, उस समय हमने एक समिति बनाई थी, जिन समिति को मैं आगे वाला एक लेक्चर जो उसमें डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी समिति जो थी वो समितियां काम करती थी।
हमने क्या किया, हमने इन बैंकों का देखा तो ये बैंकें कोलैप्स होने की कगार पे आ चुकी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सरकार का दखल अंदाजी था, लोग पैसा ले रहे थे, दे नहीं रहे थे, जमाने का जो कंसर्न था उस कारण से बैंक जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। जब तक प्राइवेट हाथ में थी तब तक तो अच्छा कर रही थी, सरकार के हाथ में आने से इनका क्या हो चुका था, पूरा के पूरा बंटा ढार हो चुका था। तो उस समय रिवाइवल का फेज जारी हुआ, कई सारी रिकमेंडेशंस अलग अलग समिति द्वारा दी गई, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक रिकमेंडेशन था बैंक मर्जर, कि ये जो छोटी छोटी बैंक है इनको स्ट्रांग बनाया जाए तो 4-5 बैंकों को एक में मिक्स करके क्या किया जाए, बड़ा बैंक बनाया जाए। तो उसमें सबसे पहले तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। उसके बाद भी ये जो मर्जर का दौर है ये दौर जारी रहा, ठीक है। जिस दौर में हमने क्या क्या किया, तो इस दौर में एक तो एसबीआई और उसकी सब्सिडरीज जो है उसको तो मिला ही दिया। इसके अलावा 2014 में हमने एक भारतीय महिला बैंक बनाई थी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी के शायद जन्म दिवस पे मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनी ये बैंक थी। 2014 के पहले की बात है। तो उस समय क्या हुआ, एक भारतीय महिला बैंक बनाई गई थी। तो 2017 में इस भारतीय महिला बैंक और 5 जो बाकी बैंक बची थी, इन सबको किसमें मिला दिया गया था, इन सबको मिला दिया गया था आपका एसबीआई में। तो सबसे पहले 2017 में क्या किया गया, हमने ये मर्जर किया। 5 तो कौन सी, सौराष्ट्र और इंदौर को छोड़ के बाकी बची सब 5। इसके अलावा भारतीय महिला बैंक, इन सबको 2017 में हमने किसमें मिला दिया, भारतीय बैंक। पहला क्लियर। दूसरा, 2019 में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों को भी क्या कर दिया, मिला दिया। तो क्या बन गई, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक। हमारे पास टोटल 19 बैंक है, कमर्स क्या थी, नेशनलाइज बैंक थी। कितनी बैंक थी, 19 नेशनलाइज। तो हमने पहले किसको मिला दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ देना बैंक, इन दोनों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर 2020 में हमने एक मेगा ड्राइव चलाया। क्या किया, मेगा ड्राइव। उसमें क्या क्या किया, तो जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इन दोनों को हमने मिला दिया किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में। इसके पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्या बन गई, कमर्शियल बैंक बन गई। फिर हमने सिंडिकेट बैंक जो था उसको मिला दिया किसमें, केनरा बैंक में। ठीक। तीसरा, हमने आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिला दिया किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आंध्रा भी खत्म कर दिया और कॉरपोरेशन भी खत्म कर दिया। इसके अलावा हमने इलाहाबाद बैंक को किसमें मिला दिया, इंडियन बैंक में। ऐसे करके हमने जो 19 का नंबर था इसको हम कहां ले आए, 12 पे ले आए। तो भारत में अब कितनी कमर्शियल नेशनलाइज बैंक है, 12 कमर्शियल बैंक के रूप में पब्लिक सेक्टर बैंक जो वो काम कर रही है। ठीक। हमने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है। क्यों कम किया, लॉजिक बड़ा साफ था। हम क्या कर रहे थे, बैंकिंग को लिमिटेड करना चाहते थे, इन बैंकिंग को मेगा बैंक्स के रूप में कन्वर्ट करना चाहते थे, इनका वैल्यू जो है वो बढ़ाना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि छोटे मोटे झटके से बैंक क्या ना हो, खत्म ना हो जाए। तो इस तरह से हमने बैंकों को और क्या कर दिया, और शॉर्ट आउट कर दिया। ठीक। तो इस तरह से हमने बैंकों का जो नेशनलाइजेशन वाला जो ड्राइव है वो किया। तो अभी वर्तमान में भारत का बैंकिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है। तो अब कितनी बैंक बची है, 12 कमर्शियल बैंक जो है वो बची है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दें। नहीं क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। तो अब अगला जो ये तो बैंकिंग का पार्ट था, बेसिक्स। अब इसका कुछ हिस्सा बच जाता जो हमने समय के साथ शुरू किया, जैसे हमने आरआरबी का स्टैब्लिशमेंट किया, पेमेंट बैंक लाए वगैरह वगैरह, ये सब। बट इन सब में महत्वपूर्ण पार्ट जो इतिहास वाले फॉर्मेट से आ जाता है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम इसको 2 दायरे में पढ़ लेंगे। पहले हम अब किसको पूरा करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरा कर लेंगे, और उसके बाद हम किसको देख लेंगे, ये जो आपका बाकी बचा हुआ जितने भी छोटी मोटी बैंक है इन सबको। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक्स बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक, बाकी आगे लेक्चर में देख लेंगे। 2023 की प्री का क्वेश्चन बनाना जो आपने बताया कि सेकंड नेशनलाइजेशन में कितने बैंकों का मर्जर किया गया, ये वाला क्वेश्चन आया। हाँ जी, 23 के। तो ये उसके हिस्सा। ठीक। तो यहां से बनते हैं क्वेश्चंस, या एक एक बना के बताएं, नहीं किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केनरा बैंक में किस बैंक को मर्ज किया गया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों को मर्ज किया गया। वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो कितने हैं। ठीक है। फिर ये पूछा जा सकता है कि 2014 इनमें से किस बैंक का मर्जर 1969 में किया गया था, किन बैंक का मर्जर 1980 में किया गया था। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बनने की संभावना है। क्वेश्चन ये भी बनने की संभावना है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा
जो बैंक है वो कौन सा है, ठीक है। भारतीयों द्वारा स्टेब्लिश पहला बैंक कौन सा है, भारत का ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है, भारत का सबसे पुराना अभी तक चल रहा बैंक कौन सा है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग दायरे में आता है ना। पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा है, वरना फिर देखा जाएगा तो एसबीआई आ जाएगा। ये बड़ा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड है, कोई नहीं पूछेगा, है ना। टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि एसबीआई का बर्थ तुम कब मानोगे, 55 में, क्योंकि एसबीआई एक्ट आया, बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बट 1921 का जो इंपीरियल बैंक है वो भी तो कहीं ना कहीं बड़ा किस नाम से ही हो रहा है, बाद में एसबीआई के नाम से, ठीक, उसकी प्रौढ़ अवस्था तो एसबीआई के नाम से आई। और वो 1921 का इंपीरियल बैंक का पहला 1909 में आया, जब बैंक ऑफ कोलकाता बना, बंगाल जिसे बैंक ऑफ बंगाल कहते हैं वो वाला बना। तो वो थोड़ा सा मिसमैच है, तो इसलिए उसको ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये बाकी क्वेश्चंस के दायरे बनते हैं, ठीक। बाकी क्वेश्चंस बनते कुछ अच्छी जगहों से, मैं आपको समझाता हूँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वही पहली बात जो मैं पहले कह रहा था कि भारत में एक सेंट्रल बैंक जो है उसकी डिमांड जो वो बड़ी उठने लगी, और उसी के लिए क्या किया गया, उस रूपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका सबसे पहले जो नाम दिया था ना, वो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने किताब लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इससे कॉन्सेप्ट आया कि भारत में क्या होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक। ये एक कहते हैं एक बात या एक मुद्दा जो है अंबेडकर जी ने छोड़ दिया। अंबेडकर जी के मुद्दा छोड़ने के बाद में एक कमीशन बनाई गई, एक रॉयल कमीशन, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये बनी 1926 में। कब बनी ये? 1926 में। इसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिल्टन यंग कमीशन के नाम से इस कमीशन को जाना जाता है। यहां से सवाल बन सकता है, ठीक है। अब इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1934 में क्या है, कानून आया, और हमने क्या बना दिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। अब इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 में हमने क्या कर लिया, भारत में नेशनलाइज कर लिया, और इसे एशियन क्लियरिंग यूनियन मींस जो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल बैंक्स जो होता है उस तरह से इसका मेंबर बना दिया। अब आरबीआई भारत में क्रेडिट और करेंसी सिस्टम को पूर्ण रूप से क्या करता है, मैनेज करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर जो उसको बड़ा करना, वही उसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसको ओवरऑल अगर ईयर वाइज समझा जाए तो 1934 में कानून आया, नाम था द ब्रिटिश इनेक्टेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके तहत 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल, कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल को क्या बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। हेडक्वार्टर था कलकत्ता। हेडक्वार्टर कहां पे था, कलकत्ता। और ये कलकत्ता से हेडक्वार्टर 1937 में शिफ्ट किया गया। 1937 में कहां शिफ्ट कर दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमानेंटली क्या कर लिया, मूव दी मुंबई। तो कोलकाता से जो हेडक्वार्टर है वो कहां आ गया, मुंबई आ गया। 1949 अब जो बैंक था उसे क्या कर लिया गया, नेशनलाइज कर लिया गया। इसमें जो भी प्राइवेट होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर, उन सबको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, कि हम आरबीआई के बारे में ये चीज जान रखें। अब भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है उसको अगर देखा जाए तो उसका एक प्रीएम्बल है। उस प्रीएम्बल में कहा है टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ reserve the secure monetary stability in India and generally operate the currency and credit system of the country and its advantage। क्या कहता है, तो भारत में जो मुद्रा का प्रवहन है उसको मैनेज करना, साख का नियंत्रण करना और मौद्रिक नीति जो है उसका अनुपालन करना, ये किसका काम है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। अब भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टर्स 4 साल के टर्म के लिए क्या होते हैं, भारतीय सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। किस अधिनियम के तहत, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम है उस अधिनियम के तहत इनका क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो इसमें एक तो आरबीआई का गवर्नर होता है। अभी कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा, 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी 10 तारीख को क्या हुए, अपॉइंट हुए, ठीक। इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ये सेंट्रल बोर्ड जो होता है ना, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, उसमें कौन कौन होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो क्या होते हैं, गवर्नर। 4 क्या होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर। एक गवर्नर को राज्यपाल मत करिएगा, है ना, हम हिंदी करते हैं अंग्रेजी का, पर यहां हिंदी मत करिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई
गवर्नर ही कहते हैं, हिंदी में भी गवर्नर ही कहते हो ना, है ना, तुम राज्यपाल तो नहीं करोगे, ठीक है। सो 4 क्या होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर। 2 होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। 4 डायरेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड को, हेडक्वार्टर्स को, जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है, किसके, आपका आरबीआई के, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव 4 होते हैं। फिर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आरबीआई जो होता है वो कौन होता है आपका, तो ये यहां तक कहानी समझ में आई, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है आरबीआई का, गवर्नर। गवर्नर को 4 डेप्यूटी गवर्नर है, वो करते ही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। पूछेगा सवाल यहां से, वेरी गुड। द फर्स्ट वुमन डेप्यूटी गवर्नर, अभी तक वुमन मिली नहीं है पर डेप्यूटी में मिली, नाम था केजे उदेशी। केजे उदेशी, ये नाम याद रखिएगा, ये नहीं पढ़ा था तुमने, है ना, ये तुमने पढ़ा था, ये भी तुमने पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था तुमने, ये नहीं पढ़ा था, ठीक। एंड द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैड द गवर्नर बिफोर आरबीआई, नाम क्या है, मनमोहन सिंह, जिनको क्या बनाया गया बाद में भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे पहले वो डेप्यूटी गवर्नर के रूप में क्या कर चुके हैं, आरबीआई में काम कर चुके हैं, ठीक। अब आरबीआई का ये डाटा समझ में आया ना, चलिए। अब आरबीआई में जोनल ऑफिस के बारे में बात करें तो न्यू दिल्ली में जो नॉर्थ में है, चेन्नई जो साउथ में, कोलकाता ईस्ट में और मुंबई वेस्ट में। रिजर्व बैंक इंडिया हैज 19 रीजनल ऑफिस एंड 11 सब ऑफिस एट प्रेजेंट, अलग अलग स्टेट में इनके ऑफिस है। द बैंक हैज 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस जो इसके ऑफिशियल्स को ट्रेन करते हैं, कौन कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ एंड कॉलेज एट चेन्नई और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एट पुणे। तो ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर से। शायद यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद का जो भी जानकारी है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, जिसमें आपका मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर वगैरह सब कुछ आ जाता है वो। फिर आपका एनबीएफसी और बैंकिंग में अंतर, पेमेंट बैंक, आरआरबी, नाबार्ड, सिडबी, ठीक है, एक्जिम, ये सारा जो हिस्सा है, और बैंकिंग अधिनियम, जितने भी कानून बने और जितनी भी क्या बनी संस्था, बॉडीज, जो कमिटीज बनी, वो सब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, चलिए इसको बंद कर दो भाई।